गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोग को मैंने प्रोनाउन से संबंधित करीब 7 टॉपिक पढ़ाया हुआ है। आज हमारा टॉपिक है इम्फैटिक प्रोनाउन। जी, तो इम्फैटिक प्रोनाउन में के बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। इम्फैटिक प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से अधिक जोर या दबाव डालने का बोध, जिस प्रोनाउन से किसी भी मैटर पे, किसी मुद्दा पे अधिक जोर या दबाव डालने का बोध हो, उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ इत्यादि। ये जो सेल्फ लगा हुआ है इम्फैटिक प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। ठीक इसी तरह के कुछ और वर्ड हैं जो कि इम्फैटिक प्रोनाउन में भी आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आते हैं। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी वर्ड इसी तरह से आते हैं, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आते हैं और इम्फैटिक प्रोनाउन में भी आते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब बाद में नोट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे है कि जो वर्ड ये आते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये वर्ड दो प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। कौन कौन प्रोनाउन? तो इम्फैटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या है, वाक्य को देखें तो समझ में आएगा। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है कि जो ये सभी वर्ड हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगते हैं। कहाँ लगते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग करके जो भी मैटर कह रहा है उस पर अधिक जोर डालने का बोध करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार देख लिया जाए, आई माई सेल्फ, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माई सेल्फ होगा कि हिमसेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा। अब जो सब्जेक्ट होता है उसी का सेल्फ वाला वर्ड हम लगाते हैं। तो आई का माई सेल्फ, अगर यहाँ ही रहता तो ही का हिमसेल्फ, दे रहता तो दे का देम सेल्फ। अब यहाँ आई है तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा सही? माई सेल्फ। तो आई माई सेल्फ कर देंगे, आई माई सेल्फ हर। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं खुद को चोट मार दिया, यानी चोट मारा, चोट लगा, मुझसे ही लग गया, मैंने खुद को चोट मार दिया। यानी जो भी काम किए अपने को ही असर पड़ा उसका, और इस बात को हम अधिक जोर लगाकर दबाव डाल के बोले कि आई माई सेल्फ हर, मैं खुद को चोट मार दिया। अगला देखते हैं, सी डैश रिसीव्ड। इसमें भरना है योर सेल्फ होगा या देम सेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है तो क्या होना चाहिए? हर सेल्फ होना चाहिए। तो हर सेल्फ पे हम भर देंगे सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ रिसीव्ड। यू डैश रमेश, यहाँ ऑप्शन है माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन देखा है ध्यान से, यू डैश रमेश, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब चूंकि सब्जेक्ट यू है तो क्या होगा? योर सेल्फ। तो यहाँ योर सेल्फ भर लेंगे, योर सेल्फ, योर सेल्फ होगा। यू से अगर सिंगुलर का बोध हो, एक का बोध हो, तो योर सेल्फ करते हैं। अगर यू में ज्यादा लोगों का बोध हो तब योर सेल्फ हो जाता है, यानी कि एफ के स्थान पर भी का प्रयोग कर देंगे, योर सेल्फ। यहाँ देखते हैं द डोर डैश ओपन्ड। अब द डोर डैश ओपन्ड है यहाँ, तो द डोर निर्जीव थिंग्स है, इसके लिए इट आएगा, तो इट करके इट सेल्फ हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इट सेल्फ। द डोर इट सेल्फ ओपन्ड। यहाँ दरवाजे के लिए इट लगाते हैं और सेल्फ कर देंगे, यानी दरवाजा स्वयं खुल गया, दरवाजा खुद खुल गया। इस बात को अधिक जोर ला के बोला गया। दरवाजा कौन खोला? तो दूसरा कोई नहीं, खुद खुल गया। अधिक जोर डाल कर, दबाव डाल के बोला जाता है, तो उसे हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन अधिक दबाव डालने या जोर डालने का बोध करे उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये जो इट सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ वाला वर्ड है, यही इम्फैटिक प्रोनाउन है। और यहाँ नोट में एक बात लिख लेंगे जो आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। नोट लिखेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तुरंत बाद एवं मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले आता है, मेन वर्ब के पहले आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा
सब्जेक्ट के तुरंत बाद या मेन वर्ब के पहले आता है। अब इसी आधार को देखकर हम यहाँ भर रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो रहा है ना इसमें, और मेन वर्ब हर्ट, रिसीव, ये जो है मेन वर्ब के पहले लगा है। ठीक है, सेम यही वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन आप लोग नहीं थे क्लास में, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जिससे स्वयं कार्य करने का प्रभाव कर्ता पर पड़े। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगता है? तो मेन वर्ब के बाद लगता है। जैसे यहाँ होता है कि आई हर्ट माई सेल्फ, यानी इस हर्ट के बाद, डिसीव्ड के बाद, ओपन के बाद डैश रहेगा और वहाँ आपको भरना होगा, सेम यही वर्ड होगा, तो वह होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को पहचानने के लिए मिल जाए, पॉइंट आउट करने के लिए आपको मिल जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे? यदि वर्ब के पहले आया है और शब्द के तुरंत बाद आया तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, और मेन वर्ब के बाद में अगर आता है यही वर्ड तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव हो गया। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स ऑफ दिस पार्टी, यानी हम लोगों ने स्वयं इस पार्टी से आनंद मनाया। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यानी मेन वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और मेन वर्ब से पहले आता है और शब्द के बाद आता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि आप लोग समझ लिए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर तो समझ ही लिए होंगे। चलिए अगला हम एक और टॉपिक इसका पढ़ा देते हैं आज ही आपको, जिसमें देख लीजिएगा उसको ठीक से। प्रोनाउन का एक लास्ट है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, आप सभी इस बात को जानते होंगे प्रोनाउन क्या है, यानी जो नाउन के बदले में आता है, जो किसी नाउन के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, भी जो आ रहा है किसी न किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, किसी न किसी नाउन के लिए आ रहा है, तो जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के मुख्य रूप से 9 भेद होते हैं जिसका चर्चा हमने पहले कर दिया है। आज अंतिम है, अब लास्ट है आपका, इसी में 9 नंबर जो है वह है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। परस्पर संबंध, परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बना हो, जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बना हो तथा आपस में संबंध प्रकट करता हो। जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बना हो तथा आपस में संबंध प्रकट करता हो, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दरवाजा खोल दीजिए। उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डिफिनीशन है, जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बना हो तथा आपस में संबंध प्रकट करता हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न वर्ड आते हैं, लिख लेंगे। इसके अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं। each other, each
अदर। इसका अर्थ होता है एक दूसरे से, चाहे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए होता है या एक दूसरे से होता है। दूसरा वर्ड है वन अनदर। वन अनदर इसका भी अर्थ वही होता है एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए। इस प्रोनाउन के अंतर्गत मात्र दो ही वर्ड्स आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि परिभाषा को बता दिया गया। खुला बना दीजिए सर, दरवाजा खुला रखिए। देखेंगे इस प्रोनाउन के अंतर्गत मात्र दो वर्ड आते हैं, ईच अदर और वन अदर। परिभाषा में बताया गया है कि इस प्रोनाउन का प्रयोग क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, दो प्रोनाउन से मिलकर जो प्रोनाउन बना उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, और आपस में संबंध दर्शाता उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब दो प्रोनाउन से मिलकर बना, देखिए ईच जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अनदर भी इंडेफिनिट का है। तो ये दो वर्ड मिला करके यहाँ पर एक वर्ड बना है, और इस दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से। इस दोनों का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से। ईच अदर मींस होता है एक दूसरे से, वन अदर मींस होता है एक दूसरे से। यह दो ही वर्ड है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। अब इस दोनों का अर्थ जब एक दूसरे से ही होता है तो फिर यूज कहाँ कहाँ होता है, जरूर अंतर होगा प्रयोग करने में। तो अब हम इसका यूज पढ़ेंगे। ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, और वन अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए यहाँ नोट में लिख लेना है, नोट में यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा जाए ईच अदर का प्रयोग मात्र दो नाउन लिखेंगे। ईच अदर का प्रयोग दो के बीच के संबंध, दो के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैं दो ही व्यक्ति वस्तु के बीच में कोई संबंध बताना हो, दो ही के बीच में कोई क्रियाकलाप हो रहा हो, तो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक लोगों के बीच में कोई संबंध का भाव व्यक्त करना हो तो वहाँ वन अदर का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है एवं वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच, मैं दो से अधिक के बीच कहूँ तो दो से अधिक किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच, किसी जानवरों के बीच के संबंध, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे। ईच अदर का प्रयोग दो ही व्यक्ति या वस्तु के बीच के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब दो के बीच में कोई क्रियाकलाप होगा तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक लोग होंगे, जैसे 10, 20, 50 विद्यार्थियों के बीच, 10 या 5 जानवरों के बीच के संबंध दर्शाया जाए तो वहाँ वन अदर का प्रयोग किया जाता है। चलिए जैसे में हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे में यहाँ देख लिया फॉर एग्जाम्पल, दोनों का सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। अगर कहा जाए राम एंड मोहन आर क्वारलिंग, राम एंड मोहन आर क्वारलिंग डैश, क्वारलिंग विथ कीजिए पहले, क्वारलिंग विथ डैश। अब यहाँ पे आपको भरना है
कि ईच अदर होगा, ईच अदर उचित है या वन अनदर उचित है। इस तरह से एग्जाम्स में आते हैं भरने के लिए। राम एंड मोहन आर क्वारलिंग विथ डैश। राम और मोहन झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये ना होगा जी, विथ एक दूसरे के साथ। राम और मोहन एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। तो यहाँ दो ही व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो रहा है, दो ही व्यक्ति के बीच में कोई प्रेम हो, दो ही व्यक्ति के बीच में किसी तरह का संबंध हो, तो दो के बीच का भाव जब व्यक्त करेगा तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और दो से ज्यादा लोग होंगे सेंटेंस में तो यहाँ वन अदर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच अदर। ईच अदर हमारा सही हुआ। एक और सेंटेंस आपको देते हैं। All students of my class, all students of my class help, all students of my class help dash। यहाँ पे कोई भरना है, ईच अदर होगा या वन अदर, ऑप्शन में सेम है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हेल्प डैश, मेरे वर्ग के सभी विद्यार्थी मदद करते हैं एक दूसरे का माने एक दूसरे के लिए ही आता है ईच अदर या वन अदर। तो अब यहाँ सेंटेंस हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। दो से अधिक लोग हो गए हैं, जब दो से अधिक लोग हैं तो यहाँ पर वन अदर का प्रयोग होगा, उचित ही होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, वन अनदर, वन अनदर। तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में जाने। इससे संबंधित बड़े बड़े एग्जाम में जब जाओगे, कंपटीशन में जाइएगा तो कॉमन एरर्स आते हैं, जैसे एनडीए वगैरह हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी क्लर्क का एग्जाम्स हो गया, उसमें कॉमन एरर्स कैसे आते हैं आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा देखिए उसको भी, ये नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर कॉमन एरर, इसी से संबंधित कॉमन एरर किस तरह से आएगा। इंटर के एग्जाम में भी, +2 के एग्जाम्स में भी करेक्ट द सेंटेंस करके आता है, 3-4 क्वेश्चन। देखिए कैसे आएगा। हीर एंड रांझा loved one another, इस तरह से देता आपको, जैसे हीर एंड रंझा को पार्ट ए कर देगा कि अगर यहाँ तक कहीं गलती है तो आपका ए ऑप्शन होगा। लव्ड करके देगा पार्ट बी, वन अनदर कहीं गलती है तो यहाँ सी, और यहाँ रहता है नो एरर, नो एरर करके रहेगा, यानी कोई गलती नहीं तो आपका पार्ट डी हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉमन एरर के लिए आपका +2 में भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, every people of this village cooperate, कोऑपरेट मीन्स भी होता है मदद करना, कोऑपरेट ईच अदर। इस तरह से दे दिया सेंटेंस। एवरी पीपुल ए पार्ट करेगा, ऑफ दिस विलेज को बी कर दिया, कोऑपरेट ईच अदर तक सी किया, और नो एरर डी कर देना। इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब ऐसा जब देगा तो आपको पकड़ना है गलती कहाँ है। ठीक है, जब आप पढ़ लिए हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और आप जान गए कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है और वन अदर का प्रयोग कहाँ होता है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पहला जो सेंटेंस है क्या दिया है कि हीर एंड रांझा, दो ही आदमी के बीच का बात हो रहा है यहाँ। तो जब दो आदमी के बीच की बात हो रही है तब वहाँ वन अदर होगा कि ईच अदर। उसके सामने देखिए क्या दिया, तो ईच अदर होना चाहिए, दिया हीर एंड रांझा लव्ड वन अदर, यह गलत है। हीर और रांझा एक दूसरे को प्यार करते थे, दो ही के बीच में प्रेम की बात हो रही है, तो यहाँ वन अदर दिया है जो कि गलत है। हमारा पार्ट सी गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ईच अदर। ईच अदर अगर रहता तो सेंटेंस सही है। ठीक है, 2 नंबर सेंटेंस देखते हैं। एवरी पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के प्रत्येक लोग,
कोऑपरेट ईच अदर, इस गांव के प्रत्येक लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब रह गया सेंस, देखा जाए तो बिल्कुल सही है, स्पोकन भाव से तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल वे में देखा जाए तो ईच अदर के स्थान पर वन अदर होगा, क्योंकि यहाँ गांव के सभी लोगों को कह रहा है, एवरी पीपल कह रहा है, जिसके कारण यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ईच अदर, यानी पार्ट हमारा सी में गलती है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर तो वन अनदर। और हमारा प्रोनाउन टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा प्रोनाउन से संबंधित विशेष तथ्य। जैसे कुछ प्रश्न आते हैं कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आए तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन आते हैं अगर एक ही साथ, तो उसमें भर प्लुरल होते हैं, और जो प्रोनाउन होता है वो किसका होता है, जैसे आई, यू एंड ही करके आ गया हो तो वहाँ आई का आवर लिखा जाता है, अगर यू एंड ही आया हो तब योर लिखा जाता है। फिर आगे करके चर्चा इसका दिया जाएगा कि अगर वाक्य का प्रारंभ ईच या एवरी से हुआ हो, सब्जेक्ट कितना भी प्लुरल क्यों ना हो, तो पॉजेसिव केस हिज होता है। अगर वाक्य का प्रारंभ समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी से हुआ हो तो पॉसेसिव केस हिज होता है। यदि वाक्य का प्रारंभ अगर वन से हुआ हो तो उसका पॉजेसिव केस वंस होता है। तो इस तरह से संबंधित प्रोनाउन से कुछ विशेष तथ्य हैं जिसको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। जय हिंद।